Good morning. Today is 10th of April 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को लेकर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज के 500 मीटर के दायरे में जो भी शराब के ठेके आते हैं उन पे बैन लगा दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर होटल्स और पब पे भी अप्लाई कर दिया था। तो अब पहले काफी कुछ हमने इस आर्टिकल के बारे में डिस्कस किया है। आज जो भी 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है उनको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इस आर्टिकल से। आएंगे नीचे की ओर। सीरिया के अंदर में असद रजीम के द्वारा में केमिकल्स वेपन्स का यूज किया गया अपने ही लोगों के खिलाफ में। यूएस को यह बात पसंद नहीं आई और यूएस ने सीरिया के जो एयरबेस है वहां पे, जहां पे ऐसा अंदेशा था कि वहां पे केमिकल्स वेपन्स है सीरिया ने स्टोर करके रखे हैं, वहां पे अटैक किया। तो यूएस को क्या ये अटैक करना चाहिए था या फिर कौन सी ऐसी बातें हैं अटैक करने से पहले उनको सोचना चाहिए था, वो सब बातें हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल के अंदर में। बीच का जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वैसे तो देखिए ये आर्टिकल जो है आधार कार्ड को लेकर है, लेकिन इसमें जो टिप्पणी की गई है वो सुप्रीम कोर्ट पे की गई है, सुप्रीम कोर्ट की कार्यप्रणाली पर की गई है। तो ये आर्टिकल काफी कुछ इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है, मैकलोम टर्नबुल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश की विजिट पर आए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशंस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं इस आर्टिकल में और ये भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो साइड में इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये भी टीपी श्रीनिवासन साहब के द्वारा लिखा गया है। एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है यूएन के द्वारा में न्यूक्लियर वेपन्स के बैन को लेकर में। तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल में डिस्कस किए गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल द हिंदू का इंटरनल आर्टिकल है। रीडर्स के लिए क्या कुछ न्यूज क्यों पब्लिश की गई और कौन सी कैसे प्रायोरिटी उनको दी गई, ये सब चीजें डिस्कस होती हैं। मंडे को ये आर्टिकल पब्लिश होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये जो छोटे आर्टिकल हैं ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ब्रेक्जिट के बारे में है, ब्रेक्जिट होने जा रहा है, लेकिन डेली की डेली जो कमेंट्री है ब्रेक्जिट पे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती नहीं है। बार बार ये इश्यू को आप अवॉइड कीजिए, बस थोड़ा बहुत हमें ब्रेक्जिट के बारे में पता होना चाहिए। डेली की डेली कमेंट्री इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर जो रिपरकशंस पैदा हुई हैं शराब के बैन को लेकर नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज के 500 मीटर के दायरे में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो जब बात आती है जो हमने डिस्कस करी थी, ये साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस है एग्जीक्यूटिव डोमेन में। हमने यह भी डिस्कस किया था कि अब जो हमारी डेमोक्रेसी है 3 पिलर्स पे टिकी हुई है। एक एग्जीक्यूटिव यानी सरकार, दूसरी लेजिस्लेटिव यानी पार्लियामेंट या फिर असेंबलीज जो कानून बनाती है, तीसरा जुडिशरी जो इनके द्वारा यानी एग्जीक्यूटिव जो कानून इंप्लीमेंट करती है या फिर लेजिस्लेचर जो कानून बनाती है, इन दोनों चीज़ों को रिव्यू करती है जुडिशरी। इनका काम है जुडिशरी का रिव्यू करना जो भी चीज़ें एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर करते हैं। लेकिन अब जुडिशरी इनके काम में इंटरफेरेंस कर रही है, एग्जीक्यूटिव के काम में इंटरफेरेंस कर रही है, जो लेजिस्लेचर्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज या फिर पार्लियामेंट है, उनके काम में इंटरफेरेंस कर रही है। तो इससे जो हमारे पिलर्स हैं उनका बैलेंस है वो खराब हो जाएगा और हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। और हमने यह भी डिस्कस किया था कि देखिए ना तो जुडिशरी कॉम्पिटेंट है, ना इनके पास में इंफॉर्मेशन है, ना ये इनके पास में एक्सपर्टीज है पॉलीसेंट्रिक प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। अब जिस प्रकार से ये अल्कोहल की सेल को लेकर माइक्रो मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, वो कतई हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए उचित नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट एक प्रकार से ढीला रवैया अपनाती है या फिर लैक्सिटी अपनाती है जो भी ये चीज़ें होती हैं उनको इन्फोर्स करने में। और यह बात भी सही है कि कई बार तो देखिए करप्शन भी होता है शराब के ठेकों को लाइसेंस देने में, और गवर्नमेंट की जो अप्रोच रहती है बहुत ज़्यादा रेवेन्यू सेंट्रिक रहती है और सोशल कॉस्ट को कई बार गवर्नमेंट अपने डिसीजन को इंप्लीमेंट करते इसमें ध्यान में नहीं रखती। फिर भी देखिए, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में यह बात नहीं आती कि वो चीज़ों को इस प्रकार से माइक्रो मैनेज करें या फिर इंटरफेरेंस करें जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके डोमेन में आके। ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट यह कर सकती थी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक प्रकार से आदेश दे सकती थी कि आप इस चीज़ पर गाइडलाइंस बनाइए और इस चीज़ को तुरंत यानी प्रभाव से लागू कीजिए या फिर 2 महीने के अंदर में आप इस पे गाइडलाइंस बनाइए। इस प्रकार से कोई टाइमलाइन दे सकती थी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खुद से ही एक प्रकार से कानून को इंप्लीमेंट कर रही है, कानून को बना भी रही है। क्या रिपरकशंस हैं देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जब उन्होंने इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि शराब पी के जो लोग ड्राइव करते हैं और एक्सीडेंट्स के नंबर्स के बीच में डायरेक्ट कोरिलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि लोगों की राइट टू लाइफ को ब्रीच करता है और निर्दोष लोगों की जाने जाती हैं एक्सीडेंट्स के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 21 को हनन करता है राइट टू लाइफ और 47 प्रोहिबिशन जो साफ साफ मेंशन्ड है। लेकिन देखिए इसके जो दूसरे जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कंसीडर कर पाई। अब देखिए एक बात सोच के देखिए, हाईवेज तो सिटीज के अंदर से भी पास होते हैं। NH8 की एग्जांपल लीजिए, गुड़गांव यानी गुरुग्राम के बिल्कुल बीचों बीच जाता है और बहुत सारी ऐसी सिटीज है जहाँ पे नेशनल हाईवेज या फिर स्टेट हाईवेज बिल्कुल सिटीज के बीचों बीच जाते हैं। वहाँ पे तो सफिशिएंट चेक पोस्ट भी हैं पुलिस की। अगर कोई शराब पी के ड्राइव करता है तो जो पुलिस की चेक पोस्ट है उनको वहाँ पे रोक सकती है और प्रॉपर एक प्रकार से लॉ अच्छे से इन्फोर्स कर सकते हैं। और इसलिए लेकिन इसका जो सुप्रीम कोर्ट का नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे,
रेवेन्यू लॉस होगा, ना सिर्फ स्टेट्स को, होटल्स सेक्टर्स है वो एक प्रकार से प्रभावित होगा, पब्स से जो रेवेन्यू मिलता है वो भी प्रभावित होंगे, एम्प्लॉयमेंट जाएगी, टूरिज्म सेक्टर है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, लोगों का रोजगार छिनेगा। और अब देखिए जो जो स्टेट्स अथॉरिटीज़ हैं या फिर दूसरी लोकल अथॉरिटीज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को वैसे भी डोज डाउन कर रही हैं, यानी एक प्रकार से अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं हर एक तरीके से, साम दाम दंड भेद। अब जो हाईवेज गुजरते हैं सिटीज़ के अंदर से, अब उनको एक प्रकार से स्टेट हाईवेज की बजाय में लोकल रोड्स घोषित किया जा रहा है ताकि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को इंप्लीमेंट ना किया जा सके। लेकिन इससे तो और भी ज़्यादा नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा? अब देखिए, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो जाएंगे। अब जो रोड्स पहले स्टेट हाईवेज थे, अब नई डिक्लेरेशन के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अवॉइड करने के लिए वो अब डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो जाएंगे। लेकिन नुकसान ये होगा कि अब लोकल जो बॉडीज हैं, म्यूनसिपैलिटीज की जो बॉडीज हैं, वो इन रोड्स का रख रखाव करेंगी, जो कि किसी भी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोकल बॉडीज के पास में ना तो एक प्रकार से रिसोर्सेज होते हैं, और दूसरा कई होटल्स क्या कर रहे हैं, अपने एंट्रेंस को ही चेंज कर रहे हैं, यानी पीछे के रास्ते से अपने एंट्रेंस निकाल रहे हैं ताकि किसी भी ढंग से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एक प्रकार से अवॉइड किया जा सके। वे फॉरवर्ड में क्या आता है? वे फॉरवर्ड में आता है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट को एक प्रकार से पूछना चाहिए था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि देखिए, आप ढंग से पहले के जो कानून है उनको इंप्लीमेंट कीजिए। जैसे ड्रिंक एंड ड्राइविंग के लिए जो लोग शराब पीकर एक प्रकार से कार चलाते हैं या जो दूसरे व्हीकल्स चलाते हैं, उन पे एक प्रॉपर पेनल्टी और पनिशमेंट का प्रावधान है। तो कोर्ट को इस प्रकार का आदेश देना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इस कानून को अच्छे से इंप्लीमेंट कीजिए। या फिर सुप्रीम कोर्ट यह भी पूछ सकती थी, यह भी आदेश दे सकती थी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप पेट्रोलिंग बढ़ाइए, फाइन इंक्रीज कीजिए, रेगुलर चेक पॉइंट्स रखिए। ये सब चीज़ें पूछी जा सकती थी। तो अभी भी देखिए, टाइम है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी विजडम और ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता का इस्तेमाल करते हुए अब उन्होंने जो ये ऑर्डर दिया है उसको एक प्रकार फिर से कंसीडर करें और जो भी चेंजेस लाने चाहिए इस ऑर्डर में वो लेकर आए। तो ये वे फॉरवर्ड था। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला देखिए जो आर्टिकल है, सीरिया में असद रजीम के द्वारा में केमिकल वेपन्स का यूज किया गया, 72 लोग मारे गए, उनके खुद ही देश के सिटीजन यानी सीरिया के सिटीजन्स की मौत हुई, 72 लोगों की। इदलिब की यह घटना थी। इदलिब यहाँ पे है, यहाँ सी है इदलिब। और देखिए यहाँ पे एक प्रकार से अब यूएस जो कि ग्लोबल पुलिसमैन का दर्जा इनको प्राप्त है, सुपर पावर अभी भी कहा जाता है, हालांकि चाइना ने काफ़ी टक्कर दी है यूएस को, फिर भी एक यूएस जो है उनके ग्लोबल पुलिसमैन होने के एक प्रकार से नाते से उन्होंने अटैक कर दिया सीरिया के ऊपर में, क्योंकि सीरिया ने ह्यूमन राइट्स का वायलेशंस किया, इस प्रकार का आरोप लगाया यूएस ने सीरिया के ऊपर में। तो यहाँ पे देखिए, मेडिटेरियन सी से यूएस ने यहाँ पे अपना शिप्स लेके आए और वहाँ से मिसाइल्स को दागा गया। सीरिया के अंदर में जो सायरत एयरबेस है, यहाँ पे अंदेशा ये था कि यहाँ पे सीरिया ने अपने केमिकल वेपन्स छुपा के रखे हैं। ठीक है, मैप देख लिया आपने। अब चलते हैं क्या इसके रिपरकशंस हैं। कंटेक्स्ट आपको पता है, देखिए एनालिसिस करते हैं। ओबामा ने भी पहले 2013 की घटना भी हमने डिस्कस की थी, जिसमें पहले भी यानी 2013 में भी असद ने केमिकल वेपन्स का यूज़ किया था। तब भी ओबामा एक प्रकार से अटैक करने वाले थे सीरिया के ऊपर में, लेकिन तब ओबामा ने अटैक नहीं किया था, क्योंकि तब रशिया ने खुलेआम छूट देके रखी थी सीरिया को, और ऐसा कहा था कि अगर कोई देश सीरिया पे अटैक करता है तो रशिया ने कहा था कि हम सीरिया का बचाव करेंगे। तो 2013 में डायरेक्ट टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी यूएस के बीच में और रशिया के बीच में। लेकिन अब फिर से 4 साल बाद केमिकल वेपन्स का यूज किया गया सीरिया के द्वारा, लेकिन अब ट्रंप नहीं रुके। ट्रंप ने एक प्रकार से एक्शन लेते हुए आदेश दे दिया कि सीरिया के अंदर में जो भी जहां भी उन्होंने केमिकल वेपन्स छुपा के रखे हैं, यानी सायरत जो एयरबेस था वहां पे अंदेशा था, उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। तो उस पे एक प्रकार से फॉलो करते हुए यूएस के द्वारा मिसाइल्स दागी गई सीरिया के ऊपर में। अब देखिए, एक साइड तो यह एक प्रकार से आर्गुमेंट दिया जा सकता है कि असद इससे और ज्यादा अकाउंटेबल होंगे, कम से कम प्रेशर होगा असद के ऊपर में कि जिस प्रकार से यूएस ने अटैक किया सीरिया के ऊपर में, कि आगे जाके फ्यूचर में यानी भविष्य में असद जो है वो केमिकल वेपन्स का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि अगर मैं केमिकल वेपन्स का यूज करता हूं तो यूएस मेरे ऊपर अटैक कर देगा। तो एक अकाउंटेबिलिटी सेट करेगा यूएस का ये अटैक। लेकिन दूसरी सिचुएशन यह भी है कि देखिए, ऑलरेडी पहले से इतने ज़्यादा एक्टर्स लड़ रहे हैं सीरिया के अंदर में। अब इससे तो देखिए सीरिया की जो पोजीशन है, सीरिया की जो सिचुएशन है, वहाँ पे जो परिस्थितियाँ उभर के आ रही हैं वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। यानी पहले से इतने सारे एक्टर्स लड़ रहे हैं, अब यूएस का और ज़्यादा जो दखल होने जा रहा है इसके अंदर में, तो सिचुएशन और ज़्यादा एक प्रकार से खराब हो जाएगी। 2 क्वेश्चंस आते हैं अब। क्या सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये बनता है, क्या यूएस का इस प्रकार से अटैक सीरिया के ऊपर में, क्या भविष्य में असद रुकेंगे? यहाँ पे तो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि आप तब रुक जाएं, लेकिन ये तो देखिए प्रैग्मेटिज्म तो यही कहता है कि जिस प्रकार से रशिया की सपोर्ट है सीरिया को, तो ऐसी उम्मीद कम ही है कि असद भविष्य में भी केमिकल वेपन्स का यूज करने में एक प्रकार से रुकेंगे। तो अगर रुकना ही नहीं है असद को, तो फिर इस प्रकार से यूएस का अटैक करना सीरिया के ऊपर में तो क्या पर्पज सर्व करेगा? एक
दूसरी यह बात ये आती है कि क्या यूएस ने जिस प्रकार से अटैक किया सीरिया के ऊपर में, जो लोग वहां पे जिस प्रकार से हालात से गुजर रहे हैं, जिस प्रकार से सफर कर रहे हैं सीरिया के लोग वहां पे इस सिविल वार से, क्या यूएस का ये अटैक सीरिया के ऊपर में उन सफरिंग को एलिविएट कर पाने में सक्षम हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो फिर आखिरकार मकसद यानी क्या पर्पस सर्व होगा यूएस का ये अटैक सीरिया के ऊपर में? अब इश्यूज क्या हैं? इश्यूज देखिए, एक बड़ा इशू ये भी उभरता है यहाँ पे, ठीक है आपने अटैक तो कर दिया, लेकिन लीगैलिटी क्या है इस अटैक की? क्या कोई कानून है इस वर्ल्ड में जो रोक सकता है? मान लीजिए एक देश दूसरे देश के ऊपर में अटैक करता है, तो क्या इस प्रकार के अटैक को रोकने के लिए क्या कोई कानून है? डेफिनेटली है। यूएन का एक चार्टर है जिसमें यह बात साफ साफ तौर पे लिखी गई है कि जब एक देश दूसरे देश पे अटैक करता है तो उससे पहले उनको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अप्रूवल लेना आवश्यक है। तो क्या यहाँ पे यूएस ने अप्रूवल लिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिया। और दूसरी बात ये आती है कि देखिए, एक और जो सिंपल सी बात है तो बस याद रखिएगा, यूएन का जो चार्टर है वो ये भी कहता है कि सेल्फ डिफेंस जब करना हो किसी देश को, तब उनको एक प्रकार से यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का अप्रूवल लेना आवश्यक नहीं है। अगर कोई देश सेल्फ डिफेंस कर रहा है तो वो दूसरे देश पे अटैक कर सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यूएस का सेल्फ डिफेंस तो दूर दूर तक नहीं है ना। बस यूएस जो है वो तो एक प्रकार से जो सिक्योरिटी यानी जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को लेकर अटैक कर रहा है सीरिया के ऊपर। ऐसा तो नहीं है कि जैसे असद ने अटैक्स जो वेपन्स यूज किए सीरिया के अंदर में उससे यूएस की सिक्योरिटी को खतरा हो, नहीं, सेल्फ डिफेंस तो है ही नहीं ना यहाँ पे, तो अप्रूवल लेनी चाहिए थी उनको। और दूसरा एक इशू ये भी क्रिएट हो गया यहाँ पे, अब रशिया ने फिर से एक प्रकार से धमकी दे दी है कि अगर यूएस आगे इस प्रकार से अटैक करेगा सीरिया के ऊपर में तो हम भी मेडिटेरियन सी के अंदर में अपने शिप्स भेज देंगे सीरिया को बचाने के लिए। तो फिर से एक प्रकार से डायरेक्ट खतरा पैदा हो गया है यूएस और रशिया के बीच में वार का। होगा तो नहीं, लेकिन फिर भी एक प्रकार से धमकी तो दी ही है रशिया ने। और रशिया ने एक प्रकार से यह भी धमकी दी है कि जो हॉटलाइन है रशिया और यूएस के बीच में, जिसमें वो एक प्रकार से वार को अवॉइड करते थे, पहले भी जो स्थिति पैदा हुई थी 2013 में, तो रशिया ने यह धमकी दिया कि हम अब उस हॉटलाइन को एक प्रकार से रोक देंगे अगर यूएस भविष्य में भी इस प्रकार से अटैक करता है सीरिया के ऊपर में। तो अब देखिए, क्या ट्रंप को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए थी इस अटैक को कैरी आउट करने से पहले? सबसे पहले तो देखिए, ट्रंप को वेट करना चाहिए था। यूएन ने एक पैनल का गठन किया है इस पूरे मुद्दे पर जांच के लिए, जिस प्रकार से केमिकल वेपन्स का यूज हुआ है सीरिया के अंदर में। तो कम से कम पहले यूएस को यूएन की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए था। दूसरा, एक प्रकार से साइमल्टेनियसली यूएस को कंसेंसस बनानी चाहिए सीरिया के मुद्दे पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में। और आगे जो बात आती है, यूएस को प्रेशराइज भी करना चाहिए मॉस्को को यानी रशिया को कि वो असद को एक प्रकार से रोकें। अगर जिस प्रकार से रशिया खुला सपोर्ट दे रहा है सीरिया को, कम से कम ये जिम्मेदारी तो बनती है ना रशिया की कि असद को कम से कम आप रोको तो सही, आप उनको सहायता प्रोवाइड कर रहे हो, कम से कम ये बात तो कहो इनको कि आप जो केमिकल वेपन्स का यूज है वो तो मत कीजिए कम से कम। तो इस प्रकार से यूएस था वो प्रेशराइज कर सकता था रशिया को कि आप तो सहायता दे रहे हैं उसको और वो केमिकल वेपन्स का यूज कर रहे हैं। आगे जो चौथा पॉइंट ये आता है कि देखिए, और यूएस को ये जो इनकी शांति वार्ता चल रही है रशिया और टर्की के बीच में सीरिया को लेके, इसको भी सपोर्ट करना चाहिए था ट्रंप को। कम से कम क्या हो सकता है कि इस बात पे भी यानी इस वार्ता में भी कुछ सीरिया को लेके कुछ सहमति बन पाती और शांति स्थापित कर पाने में जो कदम उठाए जा सकते थे। तो ये 4 कदम ट्रंप को उठाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं उठाए और सीधा अटैक कर दिया सीरिया के ऊपर में। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड ये है कि देखिए, जो सीरिया का जो क्राइसिस है ना, वो पॉलिटिकल, सेक्टरियन और जियोपॉलिटिकल सभी तरह की डायमेंशंस हैं सीरिया के क्राइसिस में, और कोई आसान सॉल्यूशन है नहीं इस क्राइसिस का। अगर आप ये सोचें कि असद के वहाँ से जाने से सभी समस्याओं का हल हो जाएगा, यह नहीं होने वाला है। और इससे तो देखिए, यूएस और रशिया की जो बीच की जो कन्फ्रंटेशन है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अब देखिए, जो इससे होगा क्या, इस प्रकार से अगर यूएस अटैक करेगा तो और ज़्यादा मौतें होंगी, और ज़्यादा सीरिया के जो सिटीजन्स हैं वो डिस्प्लेस होंगे, और ज़्यादा जो रिफ्यूजीज हैं वो दूसरे देशों में जाएंगे, खास करके यूरोप में। तो क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो अब बजाय के इस प्रकार से और ज़्यादा एक प्रकार से सीरिया में सिचुएशन ख़राब करने के, सिचुएशन को सुधारने की तरफ कदम उठाने चाहिए कंट्रीज़ को। तो ये इसका वे फॉरवर्ड था। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। आधार कार्ड को लेकर ये आर्टिकल है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको टाइमलाइन बताता हूँ क्या कुछ डिस्प्यूट चल रहा है आधार कार्ड के यूज़ को लेके में। 2015 में एक केस सामने आया था सुप्रीम कोर्ट में। तब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस पर अपनी सर्विसेज को एक प्रकार से एक्सटेंड कर रही थी, लेकिन इस शर्त पे कि जो लोग सर्विसेज का फ़ायदा उठा रहे हैं उसके लिए आधार कार्ड होना ज़रूरी है। और ये केस गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। जिस बंदे ने यानी जिस पर्सन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, उन्होंने यह कहा कि आधार कार्ड का यूज यानी कंपल्सन जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, कंपल्सरी बना रही है सर्विसेज के लिए, उससे प्राइवेसी हर्ट होगी।
तो बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तर्क दिया कि देखिए अभी हमारे देश के सिटीजन्स को फूड की आवश्यकता है, उनको पुअर्टी से बाहर निकालना है, तो एक प्रकार से जो प्राइवेसी का राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, इस प्रकार से तर्क दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठन करने का निर्णय लिया और कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो डिसाइड करेगी क्या देश की जनता के पास में राइट टू प्राइवेसी है या नहीं है। दूसरा, क्या आधार कार्ड जो है वो प्राइवेसी को ब्रीच करता है या नहीं करता है। अब बात ये थी, 2015 की ये बात है, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसाइड नहीं करती तब तक आप आधार कार्ड को कंपलसरी नहीं बना सकते वेलफेयर सर्विसेज के लिए। 2016 में क्या हुआ, 2016 में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने आधार एक्ट बना दिया। आधार एक्ट में साफ साफ यह लिखा गया कि जो जिस सर्विस के लिए यानी जिस स्कीम के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकलवा रही है, उस चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आधार कार्ड को कंपलसरी बना सकती है। तो इस प्रकार का एक्ट बनाया गया, स्टैच्यूटरी एक्ट बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा 2016 में। 2017 में अब सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार एक प्रकार से युद्ध स्तर पर काफी सारी जो स्कीम्स है उनके लिए आधार कार्ड को कंपलसरी बना रही है, जैसे कि मनरेगा। हाल फिलहाल में हमने ये डिस्कस किया था कि जो एक फाइनेंशियल अमेंडमेंट बिल पास किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी पार्लियामेंट के द्वारा में, उसमें सरकार ने यह डिसाइड किया कि इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए आधार कार्ड कंपलसरी होगा। तो अब यह बात आई, देखिए अब दोबारा से एक बात आती है, जो वो पर्सन थे जिन्होंने ऑलरेडी पिटीशन फाइल की हुई थी 2015 में, वो फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर में गए। उन्होंने फिर से सुप्रीम कोर्ट को कहा कि देखिए आपने तो 2 साल लगा दिए, अभी तक आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आधार कार्ड प्राइवेसी को हर्ट करता है या नहीं करता, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो और ज्यादा चीजों के लिए आधार कार्ड को कंपलसरी बनाती जा रही है। तो अब यह चल रहा है, वो फिर से जिस पर्सन ने पिटीशन डाली थी वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट के देखिए अभी तक डिसीजन तो फिर भी नहीं आया, लेकिन सुनवाई के दौरान में कुछ वर्ड्स बोले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। न्यूज़पेपर्स ने उनको यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके वर्ड्स को इस प्रकार से इंटरप्रेट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि जो नॉन वेलफेयर स्कीम्स है उनके लिए तो जो गवर्नमेंट है वो आधार कार्ड को कंपलसरी बना सकती है, लेकिन वेलफेयर स्कीम्स के लिए जैसे कि मनरेगा है या फिर जो स्कॉलरशिप स्कीम्स है उनके लिए आधार कार्ड को कंपलसरी नहीं बना सकती। लेकिन आर्टिकल अब यह बात कर रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो भी बोला वो सिर्फ एक वर्ड्स थे, वो कोई डिसीजन थोड़े ना था, वो तो सिर्फ सुनवाई के दौरान में थोड़े बहुत वर्ड बोले थे। उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इस बात को इन्फोर्स करवा सकें। अब क्या हो रहा है, अब देखिए कंसर्न्स हैं, क्या कंसर्न्स हैं, डिले हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, 19 महीने हो चुके हैं। 2015 की ये बात है जब एक प्रकार से स्टे लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की कि आप सर्विसेज के लिए वेलफेयर स्कीम्स के लिए आधार कार्ड को नहीं कंपलसरी बना सकते। बस 19 महीनों से वेट ही हो रहा है, ना तो कोई हियरिंग हुई, ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस बात पर सुनवाई करी। और अब देखिए बाद में ये भी कहते हैं कि आरोप लगाते हैं कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके पास में काफ़ी पावर्स होती हैं और वो इस बात को डिसाइड कर सकते हैं कि किस बेंच पे यानी कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे पे कब सुनवाई स्टार्ट होगी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी तक इस मुद्दे को प्रायोरिटी दी ही नहीं है और ये कहते हैं कि जब तक देखिए आधार केस को सेटल किया जाएगा तब तक तो ये फेट एकम्पली हो जाएगा। तो ये फेट एकम्पली क्या है, फेट एकम्पली ये है, मैं देखिए आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। एक आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, कौन सा एग्जाम्पल है, देखिए हाँ यूपीएससी इंटरव्यू का एग्जाम्पल ले लीजिए। अब देखिए यूपीएससी में अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, मान लीजिए अभी 2016 का जो अटैम्प्ट था उनके इंटरव्यू अभी चल रहे हैं। मान लीजिए कोई पर्सन पिटीशन फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि जो इंटरव्यू का प्रोसीजर है वो सही नहीं है, मान लीजिए इस प्रकार से कोई पिटीशन फाइल करता है। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट को देखिए अब जब तक इंटरव्यू चल रहे हैं उसी टाइम डिसाइड करना चाहिए ना, ऐसा ना हो सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए 2 साल लगा दे, 3 साल लगा दे, इंटरव्यू तब तक खत्म हो जाएंगे, जो लोग हैं वो ज्वाइन भी कर लेंगे, 2019 में इस बात पे एक प्रकार से रिजल्ट आएगा, तो उस बात का क्या फायदा। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब इसी बात को यहां पे अप्लाई कीजिए आप। आधार कार्ड का एक प्रकार से जिस प्रकार से लगातार एग्रेसिव रूप से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सर्विसेज के लिए आधार कार्ड को कंपलसरी बना रही है, उसका फैसला तो अभी लिया जाएगा तभी सही है ना। अगर इस बात का फैसला मान लीजिए 2021 तक लिया जाएगा, यहां पे देखिए कहते भी हैं, मान लीजिए इस बात का फैसला कि आधार कार्ड प्राइवेसी को हर्ट करता है कि नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के दौरान में अगर यह फैसला 2021 में लिया जाएगा तब फायदा ही क्या फिर बाद में जाके, तब तक तो सभी चीज़ों के लिए आधार कार्ड वैसे भी कंपलसरी हो ही जाएगा, तब तक तो जो इंडिया है वो सर्विलेंस स्टेट हो ही जाएगा, तब तक तो युद्ध स्तर पर बिल्कुल एक प्रकार से नेचुरल जरूरत हो ही जाएगा आधार कार्ड यूज जो है।
तो फिर बाद में जाके उसका फायदा नहीं होगा ना। सेम केस डिमोनेटाइजेशन में भी एप्लीकेबल होता है। कैसे? देखिए, नोटबंदी के खिलाफ में काफी पिटीशंस फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया नोटबंदी के मुद्दे पर। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक सुनवाई जो है नोटबंदी पे वो भी ढीली ढाली चल रही है। तो देखिए, मान लीजिए अब 2000 अगले साल मान लीजिए 2018 में यह बात सामने आएगी कि नोटबंदी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करी थी वो सही नहीं थी, तो फायदा क्या? देखिए, मोरल नुकसान तो बेशक हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हाँ भाई सुप्रीम कोर्ट ने मोरली रूप से कह दिया कि आप गलत थे, तो ठीक है, थोड़ी एक इमेज को धक्का लग सकता है, लेकिन वो चीज तो वापस नहीं आ सकती ना। हाथ साथ के साथ अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाता किसी चीज पे, तो वो एक प्रकार से तब होता सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ भाई अपनी एक प्रकार से पावर का इस्तेमाल किया डेमोक्रेसी के लिए, और जो भी सही होना था उसे इंप्लीमेंट किया, ठीक है। लेकिन देखिए, वैसे कहना आसान है, मैं आपको पर्सनली एक बात बताऊं, नोटबंदी के दौरान में अगर सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार से बीच में इंटरफेयर करता तो उसके तो और ही ज्यादा उल्टे इफेक्ट हो जाते। आपने देखा ही होगा कि इस प्रकार से लाइनें थी, कैओस था उस टाइम पे, कंफ्यूजन थी, तो सुप्रीम कोर्ट का ये इस ऑर्डर के बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। तो मतलब दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट होते हैं, मैं बता रहा हूं आपको दूसरी तरफ का आर्ग्यूमेंट। चीजें दूसरी तरफ भी काफी एक प्रकार से वैल्यू रखती हैं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बाद में ये कहा कि ये आर्टिकल जिन्होंने लिखा वो ये कहते हैं कि देखिए, जो भी हो, चाहे राइट टू प्राइवेसी देश की जनता के पास में है या नहीं है, या आधार कार्ड राइट टू प्राइवेसी को हर्ट करता है या नहीं करता है, कौन से भी एक प्रकार से पक्ष में यह केस सेटल किया जाए, लेकिन कम से कम सेटल तो करो, कम से कम कुछ तो डिसीजन लो। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट डिसीजन को अवॉइड कर रही है, तो ऑटोमेटिकली जो डिसीजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में जा रहा है, डिले जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में जा रहे हैं। फिर ये थोड़ा सा कहते हैं, के.एम. मुंशी ने कहा था कि देखिए, फंडामेंटल राइट्स को लेकर जब भी विवाद हो उनको जल्द से जल्द सुलझाना है सुप्रीम कोर्ट को। इसमें जब भी डिले होएगा, अगर कोई हार्डशिप्स होती हैं जनता को फंडामेंटल राइट्स के हनन को लेके, या कोई इनसे अनसर्टेनिटी होती है, तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा, देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं होगा, देश के संविधान के लिए अच्छा नहीं होगा। इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स क्या है इस बारे में? देखिए, जो ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट है वो किस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दों पे तीव्रता से डिसीजन लेती है, एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं। देखिए, अभी हाल फिलहाल में 2 महीनों के अंदर अंदर ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से अपना आदेश दिया, वर्डिक्ट दिया कि जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट से भी इस बात का अप्रूवल लेना आवश्यक है, जिस प्रकार से ब्रिटेन अलग हो गया है यूरोपियन यूनियन से। फिर एक साउथ अफ्रीका के हाई कोर्ट का भी एक प्रकार से जिक्र करते हैं कि किस प्रकार से तीव्रता से उन्होंने एक आदेश दिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे पे। ये मुद्दा था, देखिए, जैकब जुम्मा अभी प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से बाहर निकलने का निर्णय ले लिया था और कह रहे थे कि हम विड्रू करते हैं, हम इसके अब आईसीसी के मेंबर नहीं रहे। तो जल्दी से डिसीजन लेते हुए साउथ अफ्रीका की कोर्ट ने कहा कि देखिए, प्रोसीजर लैप्स है, आप इस प्रकार से डिसाइड नहीं कर सकते। और यह कहने का मतलब यह कि बाकी देशों में जो एक प्रकार से गंभीर मुद्दे होते हैं उन पर काफी जल्दी डिसीजन लिया जाता है। और अभी एक जो बात है इंपॉर्टेंट ये है कि अभी समर वेकेशन है, यानी छुट्टियां हैं। ये अच्छी बात अभी तारीफ की गई थी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, कि वो जो ब्रिटिश ईरा में जो चली आ रही परंपरा है कि सुप्रीम कोर्ट की 2 महीने की छुट्टियां होती हैं गर्मियों में, तो अब वो छुट्टियां नहीं लेंगे इस बार, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो मुद्दे हैं उन पर सुनवाई करेंगे डे टू डे बेसिस पर। तो कौन से 3 मुद्दों, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है कौन से 3 मुद्दों को एड्रेस करेंगे? 3 मुद्दे हैं। पहला है, क्या जो बांग्लादेश माइग्रेंट्स के बच्चे हैं उनको सभी तरह के अधिकार या फिर सर्विसेज वो ले सकते हैं जो हमारे देश के आम नागरिक ले सकते हैं। दूसरा, क्या ट्रिपल तलाक जायज़ है या नहीं है। तीसरा जो यह है, व्हाट्सएप की जो पॉलिसी है, जिस प्रकार से फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया और सारा जो व्हाट्सएप का डेटा था वो फेसबुक ने ले लिया और उस डेटा को अब फेसबुक यूज कर रहा है, तो कुछ लोगों ने कहा कि इससे हमारी प्राइवेसी हर्ट हो रही है। तो 3 मुद्दों पर अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो सुनवाई करने वाली है। तो ये कहते हैं, जिन्होंने आर्टिकल लिखा, ये कहते हैं कि देखिए, बात ये नहीं है कि ये केसेस जो है जिन 3 मुद्दों पर अभी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेने जा रही है वो मुद्दे भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उन मुद्दों में डायरेक्ट केस नहीं है गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में, और ग्रेव चैलेंज नहीं है डिले का। उनको थोड़ा डिले भी किया जा सकता है, लेकिन आधार को डिले नहीं किया जा सकता। तो बात यही है कि जिस प्रकार से आधार कार्ड को प्रायोरिटी नहीं दे रही है सुप्रीम कोर्ट, उससे इस प्रकार के जो नोशंस हैं वो परसेप्शंस है और ज़्यादा बन रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक प्रकार से क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी डेमोक्रेसी या फिर फ्रीडम को बचा पाने में सक्षम है या नहीं है। तो ये सारा आर्टिकल था इस बारे में। अगला आर्टिकल, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कॉम जो टर्नबुल है वो हमारे देश की विजिट पे आ रहे हैं। तो ये सारा रीज़न है। बस इसमें आप एक बात देख लीजिए, ये मैप है, ये इंडियन ओशन है, और यहाँ पे इस मैप में अभी आपको आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे देखिए, पैसिफिक ओशन भी आपको पता ही होगा, यहाँ पे आगे जाके पैसिफिक ओशन आता है, जापान, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ज्योग्राफी में भी हम पढ़ते हैं, जहाँ पे भूकंप ज़्यादा आते हैं और छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। क्योंकि देखिए, वैसे आर्टिकल से रिलेटेड नहीं है, वैसे डिस्कस बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था मेंस में कि इंडोनेशिया में इतने छोटे छोटे आइलैंड्स बहुत ज़्यादा क्यों हैं। तो उसका रीज़न पता क्या बनता है?
यहाँ पे ना प्लेट्स हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ना, प्लेट्स मूव कर रही हैं, तो प्लेट्स आपस में टकराती हैं। आगे जापान है, जापान के पास तो 3 प्लेट्स हैं। तो इसी कारण से यहाँ पे एक प्रकार से जो वोल्केनोज हैं वो ज़्यादा होते हैं, अर्थक्वेक्स ज़्यादा आते हैं, तो आइलैंड्स का जो उत्पत्ति है वो ज़्यादा होती है। तो ये मेंस में क्वेश्चन आया था 2014 में। खैर वो तो इससे रिलेटेड हमारा आर्टिकल है नहीं। चलिए आर्टिकल में क्या है, आर्टिकल में ये है कि शुरू में तो देखिए कुछ तारीफ करते हैं हमारे इंडिया की। ये लाइंस जो है हम अपने ऐसे में यूज़ कर सकते हैं। ये कहते हैं कि देखिए जनरल लाइन्स है, काफ़ी अच्छी लाइन्स हैं। हमारा जो देश है मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी है, 2030 तक हम दुनिया के सबसे बड़े पॉपुलेशन वाले देश हो जाएंगे। हालांकि ये तो तारीफ नहीं हुई। तो देखिए चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे, और हमारे देश में है काफ़ी मल्टीकल्चरलिज्म है, बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं, स्क्रिप्ट्स, रिलीजन काफ़ी ज़्यादा है, यानी डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। और 1947 से पहले तो हम सिर्फ देश थे ही नहीं, सिर्फ एक एंटिटी थे, इस प्रकार की बात कहते हैं। और जिस प्रकार से हम सर्वाइव कर पाए हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ ना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, ये वेस्ट कंट्रीज़ वाले पता क्या सोचते थे, ये सोचते कि इंडिया इतना बड़ा जो देश है एक रह ही नहीं सकता। ये सोचते थे वेस्टर्न कंट्रीज़ की हमारा देश टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा आज नहीं तो कल। तो फिर लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने काफ़ी मेच्योरिटी दिखाई, और ये काइंड ऑफ हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और बस एक दो छोड़ दे कि अगर 75 से 77 तक हमारे देश में सिर्फ वो जब थी इमरजेंसी लगी थी, वो बस हमारी डेमोक्रेसी के लिए काला धब्बा है। अगर इसको छोड़ दे तो देखिए हमारे देश की डेमोक्रेसी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जब इमरजेंसी अप्लाई करी थी तब भी वेस्टर्न कंट्रीज ने बहुत सारी एक प्रकार से सवाल उठाए थे कि अब देखिए टूट जाएगा, अभी एक प्रकार से मिलिट्री रूल आ गया। जब हम नेहरू जी की मौत हुई थी 1964 में, तब भी लोगों ने बहुत कहा था कि सिर्फ नेहरू ने एक धागे में पिरो के रखा था पूरे इंडिया को, अब देश टूट जाएगा, लेकिन टूटा नहीं। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एकता में अनेकता का हमारा देश, और बिल्कुल एक प्रकार से विश्व में अब अपना परचम लहरा रहा है, चाहे वो इसरो देख लीजिए या डीआरडीओ देख लीजिए। ये सब लाइनें अब जीएस के में आंसर्स में यूज़ नहीं होंगी, लेकिन ऐसे में आप इन सब लाइनों को यूज़ कर सकते हैं। फिर ये कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री की इंडिया जो है वो सेंट्रल रोल निभाएगा इस पूरे रीजन के अंदर में, और कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है वो मिल के काम कर सकते हैं इसी डायरेक्शन में। थोड़ा इतिहास बताते हैं कि रॉबर्ट मैनजीज जो ऑस्ट्रेलिया के पहले ऐसे लीडर थे जो 1950 में आज़ाद भारत की यात्रा पर आए थे, आज़ाद होने के बाद में पहली बार आए थे, और तब से दोनों देशों के रिश्तों में काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है, और उनकी जो एक प्रकार से स्टैंडिंग है, उनकी पावर्स में भी काफ़ी चेंजिंग आई है। फिलहाल ये कहते हैं कि इस प्रकार से सिचुएशन है कि इंडिया की जो ज़रूरतें हैं वो ज़्यादा हैं, और एक इस प्रकार से ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों के पास में पोटेंशियल है, उनके पास में एसेट है, उनके पास में रिसोर्सेज हैं कि वो इंडिया की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। उनके इंडिया की जो भी एक प्रकार से एक्सपेक्टेशंस है उनको पूरा कर पाने में सक्षम है ऑस्ट्रेलिया के लोग, ऑस्ट्रेलिया की एसेट और ऑस्ट्रेलिया के रिसोर्सेज। और दोनों देशों के ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को शेयर करते हैं, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो 3 मुद्दों पर मेन वो इस आर्टिकल में फोकस करते हैं। पहले इकोनॉमिक मुद्दे पर, फिर नॉलेज मुद्दे पर, और तीसरा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। नॉलेज मतलब एजुकेशन, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड कोऑपरेशन। इकोनॉमिक के मुद्दे पर सबसे पहले ये कहते हैं कि देखिए फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है अब इंडिया 2017 में, और ऐसी फोरकास्ट की गई है, ऐसी प्रेडिक्शन की गई है कि इंडिया जो है 7.5% की गति से बढ़ेगा, और इतनी ग्रोथ रेट इंडिया की होगी। और अभी क्या कहते हैं कि देखिए ये कहते हैं कि इंडिया की जो मार्केट है उसको एक प्रकार से वो अच्छा सर्व कर सकता है जो ऑस्ट्रेलिया के रिसोर्सेज, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। और जो दोनों साइड का जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, और अभी ये $20 बिलियन की तरफ में बढ़ रहा है। सोच के देखिए, मतलब $20 बिलियन, और जबकि रशिया के साथ हमारा सिर्फ $8 बिलियन है, $8 बिलियन है। हमने ये डिस्कस किया था सैटरडे को। और लेकिन हमारी जो दोस्ती है रशिया के साथ में कितनी प्रगाढ़ थी एक टाइम में। तो आज के टाइम में ना सिचुएशन इसीलिए बदल रही है, जिन देशों के साथ में हमारा ट्रेड ज़्यादा होता है ना, उनके साथ में हमारा एक प्रकार से दोस्ती और ज़्यादा बढ़ रही है। यूएई देख लीजिए आप, यूएई के साथ में हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए यूएई के क्राउन प्रिंस हमारे देश की यात्रा पर आए। फिर ये कहते हैं कि देखिए वो हमारे देश की यात्रा पर आ रहे हैं, तो वो अपने आप को यानी वो एड्रेस कर रहे हैं। ये कहते हैं कि मैं मिलूंगा एग्जीक्यूटिव से, जो भी इंडिया के बड़ी बड़ी कंपनीज़ के एग्जीक्यूटिव हैं उनसे ये मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, और जो ऑस्ट्रेलिया के एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है इंडिया के अंदर में, उन एंटरप्रेन्योर्स से भी वो मिलेंगे और देखेंगे, उनसे बात करेंगे किस प्रकार से जो एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। और एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड का निर्माण किया गया था पहले पास्ट में, अब उसके नतीजों को भी ये घोषित करेंगे। किस लिए बनाया गया था ये फंड, ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड। ये देखिए $100 मिलियन का ये फंड था, और इसमें जो एक प्रकार से टेक्नोक्रेट्स थे वो कोलाबरेट कर रहे थे दोनों देशों के कई सारे एरियाज़ में, जैसे कि फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, क्वांटम कंप्यूटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इन सभी एरियाज़ में कोऑपरेट कर रहे थे दोनों देशों के जो एक प्रकार से टेक्नोक्रेट्स थे, टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स थे वो लोग। और $100 मिलियन का ये फंड था, तो याद रखिएगा।
एजुकेशन के दृष्टिकोण में हम काफ़ी एक प्रकार से इस क्षेत्र में कोऑपरेट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर का सबसे ज़्यादा एक प्रकार से ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं। पहले नंबर पे कौन सा है? यूएस ही होगा पहले नंबर पे, और कौन सा होगा? फिर ये विश्व भी एक प्रकार से इच्छा प्रकट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स भी आएँ हमारे देश में, एक प्रकार के इंडिया में पढ़ने के लिए आएँ और अपनी क्वालिफिकेशन को बूस्ट करें और एक्सपीरियंस यहाँ पे करें कि किस प्रकार से भारत में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और ये कहते हैं कि इंडिया की जो डिमांड है वो ऑस्ट्रेलिया के मिनरल्स की या फिर ऑस्ट्रेलिया के रिसोर्सेज के लिए काफ़ी ज़्यादा है, और ऑस्ट्रेलिया इस डिमांड को पूरा कर पाने में सक्षम है। और फिर से एजुकेशन पे आते हैं कि एजुकेशन एक प्रकार से नया पाथवे प्रोवाइड कर रहा है प्रोस्पर्टी का। एजुकेशन के बीच में अगर कोऑपरेशन होगा तो एक प्रकार से प्रोस्पर्टी जल्दी आएगी और ज़्यादा आएगी। फिर बात आती है कि देखिए नंबर की बात की जाए तो एक प्रकार से इंडियन की जो गवर्नमेंट है यानी भारतीय गवर्नमेंट जो है वो 100 मिलियंस पीपल को ट्रेन करने की सोच रही है 2022 तक, और ऑस्ट्रेलिया इस एरिया में हेल्प प्रोवाइड कर सकता है इंडिया को। सिक्योरिटी की बात करें तो देखिए पहले तो एक एजुकेशन का पॉइंट यहाँ भी है। देखिए बात कहते हैं कि जो हायर एजुकेशन है वहाँ पे कोलैबोरेशन की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये जो नॉलेज इकोनॉमी है इनमें काफ़ी ज़्यादा पार्टनरशिप को आगे ले जाया जा सकता है, काफ़ी स्कोप है। फिर दोबारा बात होती है सिक्योरिटी की। तीसरा जो है इकोनॉमी पे हमने बात करी, एजुकेशन पे हमने बात करी, तीसरा हम सिक्योरिटी पे बात कर रहे हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। देखिए इंडिया पैसिफिक जो रीजन है यहाँ पे अब चाइना की गतिविधियां हैं जो बढ़ती ही जा रही हैं। अब ट्रंप का जिस प्रकार से रुख है, ऐसी एक प्रकार से कई लोगों ने अपनी राय दी कि ट्रंप जो है अब अपने एलाइज को एक प्रकार से सहायता नहीं देंगे। तो अब देखिए ऑस्ट्रेलिया भी अब जो है यूएस का एलाय है, तो ऑस्ट्रेलिया को भी एक प्रकार से थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा कि अगर यूएस हमारी सहायता नहीं करेगा तो हम खुद से एक प्रकार से अपनी सुरक्षा कर पाने में सक्षम होने चाहिए। तो अब एक प्रकार से जो ऑस्ट्रेलिया है वो अपनी एक प्रकार से कोऑपरेशन का दायरा बढ़ा रहा है। इसीलिए अब ऐसा भी है कि देखिए ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनकी पहली विजिट है, यानी जब से उन्होंने अपना ऑफिस ज्वाइन किया है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने, इंडिया ऐसा पहला देश है जिसकी विजिट पे वो जा रहे हैं। तो कम से कम देखिए उन्होंने इंडिया को पहले फॉरेन विजिट के तौर पे चूज किया, तो कम से कम यह इंपॉर्टेंस दिखाता है इंडिया की ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। तो एक काइंड ऑफ कोऑपरेशन सिक्योरिटी को लेकर और ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि यूएस पीछे हट रहा है। तो अपॉर्चुनिटी यह है कि रीजनल और जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे हम अपनी एंगेजमेंट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। लिबरल डेमोक्रेसीज हैं तो एक साथ आके काम कर सकते हैं फ्री ट्रेड के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, इस पूरे रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए और रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए। वे फॉरवर्ड में क्या आता है? वे फॉरवर्ड में तो कुछ ज़्यादा कुछ कह नहीं रहे, सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जो इंडिया का कल्चर है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर में अब इंडिया के कल्चर का एक अहम स्थान है। और 5 लाख के आसपास ऐसे इंडियंस वहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, लेकिन जो उनका ओरिजिन है वो एक प्रकार से भारतीय मूल के वो हैं, और इंडिया का ओरिजिन उनका है, इंडियन डिसेंट के वो हैं, और हर साल ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। फिर ये थोड़ी ऐसे एग्जांपल देते हैं जो काम के नहीं हैं, जैसे मेलबर्न, लिटिल इंडिया के नाम से इसे कहते हैं इसको, मेलबर्न को। और दिवाली का सेलिब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा होता है ब्रिस्बेन के अंदर में, सिख कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है नॉर्थ कोस्ट के न्यू साउथ वेल्स में। बस ये एग्जांपल्स हैं, काम नहीं आएंगे। आगे देखिए यूनाइटेड नेशंस का ये टॉपिक है, और न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करने को लेके एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। 15 जून से लेकर 7 जुलाई तक ये कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा आर्टिकल्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस आर्टिकल में। टीपी श्रीनिवासन के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। ये कहते हैं कि देखिए आजकल वैसे तो न्यूक्लियर वेपन्स को कोई इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इवन जो छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं जिनका एक प्रकार से इन्फ्लुएंस काफ़ी कम होता है, नुकसान काफ़ी कम होता है, डिस्ट्रक्शन काफ़ी कम होता है, उनको भी कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि देखिए सभी देशों को यूँ लगता है कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया जाएगा तो कोलेटरल डैमेज होगा। इससे ना सिर्फ उस देश को नुकसान होगा जिस देश पे न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि खुद को भी नुकसान होगा अगर वो रिटालिएट करता है तो, और इवन जो इमेज है, इंटरनेशनल इमेज है, उसको भी धक्का पहुंचेगा। तो कहने की बात है कि न्यूक्लियर वेपन्स को यूज कर लें, लेकिन देखिए आमतौर पर न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए पाकिस्तान अगर मान लीजिए सोचता है कि इंडिया के खिलाफ में वो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करेगा, तो पाकिस्तान खुद ही न्यूक्लियर वेपन, इतना ज़्यादा नुकसान होता है न्यूक्लियर वेपन से कि पाकिस्तान खुद ही उस डिस्ट्रक्शन की आग से झुलस जाएगा। तो एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा रिपरकशंस होते हैं। ये कहते हैं देखिए परसेप्शन तो ये है, अब पहले कहते थे कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो डेटरेंस क्रिएट करते हैं। डेटरेंस क्या होती है? देखिए पॉलिटिकल साइंस का ये कंसेप्ट होता है डेटरेंस का। डेटरेंस क्या होती है कि किसी दूसरे देश, अब इतनी पावर किसी देश के पास में होनी चाहिए कि वो अगर उस पावर का इस्तेमाल ना करे फिर भी लेकिन पावर से वो डर उत्पन्न कर सके किसी दूसरे देश के अंदर में, ताकि वो देश
जिस देश में वो अपनी पावर से वो डर उत्पन्न कर रहे हैं कि वो देश एक प्रकार से सोच भी ना सके, जिस देश के पास में पावर है उसके पास में कोई भी वेपन्स का इस्तेमाल करने में। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखिए मालदीव जो है, मालदीव के पास में मान लीजिए मालदीव ने कोई छोटी मोटी मिसाइल का एक प्रकार से बना भी ली, वो इंडिया के खिलाफ में कभी उस मालदीव उस मिसाइल को एक प्रकार से यूज में नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया की डेटरेंस काफ़ी ज़्यादा है। मालदीव को पता है एक बार के लिए वो थोड़ा बहुत नुकसान कर भी देंगे इंडिया का उस मिसाइल से, लेकिन इंडिया रिटालिएट करेगा बहुत ज़्यादा। उससे एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो मालदीव जो है पूरा का पूरा जो है वो वर्ल्ड के एक प्रकार से नक्शे से मिट जाएगा। मतलब इस प्रकार की लैंग्वेज सिर्फ बताने के लिए है, अभी कभी आंसर्स में इस प्रकार की लैंग्वेज नहीं लिखनी हमें। तो कहने का एग्जाम्पल है सिर्फ ये। दूसरा एग्जाम्पल यही मान लीजिए, जैसे नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल ले लीजिए। नॉर्थ कोरिया जो है अब न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं इसने, तो काइंड ऑफ डेटरेंस क्रिएट कर दिया है उसने यूएस के ऊपर में। अब जिस प्रकार से यूएस ने इराक के ऊपर अटैक कर दिया था, यूएस नॉर्थ कोरिया के ऊपर में अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है नॉर्थ कोरिया के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। समझ गए? ये होती है डेटरेंस। तो अब बात यूं आती है कि देखिए डेटरेंस तो है ही नहीं ना। अब यूएस के ऊपर में 9/11 में अटैक हो गया जिस प्रकार से, और यूएस के पास में तो दुनिया भर के न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो क्या यूएस के जो न्यूक्लियर वेपन्स है अपने ऊपर होने वाले अटैक को रोक पाए? नहीं रोक पाए। क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि देखिए आज के जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है ना, वो देशों की तरफ से नहीं है। आज के सिक्योरिटी चैलेंजेस है वो नॉन स्टेट एक्टर्स की वजह से हैं, टेररिस्ट की वजह से हैं, आईएसआईएस की वजह से हैं, जिनके खिलाफ में ना तो न्यूक्लियर वेपन्स को यूज किया जा सकता है और ना ही वो एक न्यूक्लियर वेपन्स एक प्रकार से डेटरेंस क्रिएट कर सकते हैं उनको रोक पाने में। ना ही ये न्यूक्लियर वेपन सक्षम है कि टेररिस्ट को रोक सके कि वो हमारे ऊपर में अटैक ना करें। और फुकुशिमा जो अटैक हुआ, फुकुशिमा में जो घटना हुई, जापान के अंदर की घटना थी। फुकुशिमा जगह का नाम है। देखिए सुनामी की लहरें आई थी वहाँ पे फुकुशिमा के अंदर में, तो फुकुशिमा के अंदर में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था वहाँ पे लीकेज हो गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था इस लीकेज से। तो अब देखिए इस घटना के बाद में, फुकुशिमा की घटना के बाद में, तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स का निर्माण है वो भी ऑब्सलीट हो गया, यानी आउट ऑफ फैशन हो गया है। आजकल जो देश हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं इस फुकुशिमा की घटना के बाद में। तो ज़्यादातर जो देश हैं वो सोलर एनर्जी जैसी जो टेक्नोलॉजीज हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बजाय कि न्यूक्लियर एनर्जी पर फोकस करने में। आ गया था कि देखिए फिर भी ये सब हमने चीज़ें डिस्कस करी, फिर भी लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स का जो विस्तार है वो नहीं रुक रहा है। देखिए यूज़ नहीं कर पाने में सक्षम है दूसरे देश, इवन सोलर एनर्जी की तरफ में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, फिर भी न्यूक्लियर वेपन्स को एक प्रकार से जो डिमांड है न्यूक्लियर वेपन्स को कैप्चर करने में, एक्वायर करने में, वो फिर भी बढ़ रही है। तो उल्टा नहीं है, आयरनी नहीं है, यूज़ तो है नहीं, फिर भी इस्तेमाल करना, फिर भी इसे एक प्रकार से एक्वायर करना चाहते हैं जो कई देश हैं मिडिल ईस्ट के, या फिर अब साउथ कोरिया या जापान में भी इस तरह की मांग उठने लगी कि हमें भी न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करना चाहिए। तो यही बात है, न्यूक्लियर वेपन्स की मांग या फिर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की मांग है, ये इंडस्ट्री है वो भी फ्लोरिश हो रही है। देखिए थोड़ा इतिहास डिस्कस करते हैं कि बराक ओबामा जब इलेक्ट हुए थे 2008 के आसपास में, उन्होंने प्राग में एक स्पीच दी थी जहां से एक प्रकार से ऑप्टिमिज्म आया था कि वो कदम उठाएंगे न्यूक्लियर वेपन्स के कर्व को रोक पाने में। और राजीव गांधी ने भी डिमांड की थी 1987 में कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है उस पर टोटली एलिमिनेट किया जाए और उसके प्रोलिफरेशन पे बैन लगाया जाए। अब देखिए जो ओबामा ने ये स्पीच दी, फिर से राजीव गांधी की दी हुई स्पीच या फिर उनका जो प्लान था उनको पुरानी फाइलों से बाहर निकाला गया। ये तो सिर्फ रिटोरिक लैंग्वेज है। ग्लोबल जीरो मूवमेंट भी चली न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने में। ग्लोबल जीरो जो मूवमेंट थी, प्रीलिम में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ग्लोबल जीरो मूवमेंट क्या है? ग्लोबल जीरो मूवमेंट इसीलिए थी, देखिए न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल को रोकने के लिए, इनके एलिमिनेशन के लिए 2008 में ये मूवमेंट चलाई गई थी जब 300 वर्ल्ड लीडर्स एक साथ आए थे कि न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट कर दिया जाए। ये हो नहीं सका था, होना देखिए इतना आसान तो नहीं है। ओबामा ने फिर भी कहा कि देखिए एक वंडरफुल आइडिया है न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करना, लेकिन उन्होंने कुछ इस आइडिया पे काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि देखिए अच्छी बात है अगर न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट कर पाते हैं, लेकिन अगर कोई देश न्यूक्लियर वेपन्स बनाता है, अगर कोई देश न्यूक्लियर वेपन्स रखता है, तो ये बात सोच के रखिए, ओबामा ने ऐसा कहा कि हमारे पास हमेशा न्यूक्लियर वेपन्स हमेशा ज़्यादा रहेंगे। तो एक साफ साफ उन्होंने ये कहा कि देखिए अगर टोटल एलिमिनेशन आता है तो हम भी साथ हैं, लेकिन एक भी देश अगर न्यूक्लियर वेपन्स रखता है तो यूँ सोच के हमेशा याद रखना कि यूएस हमेशा सबसे ज़्यादा ही न्यूक्लियर वेपन्स रखेगा। उन्होंने यह भी हिंट दिया ओबामा ने कि देखिए सर्कमस्टांसिस अगर एक्सट्रीम आती हैं तो हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल यू टर्न लिया ओबामा ने। शुरू में इलेक्ट होने के बाद में प्राग में वो स्पीच दी थी, उन्होंने एक प्रकार से न्यूक्लियर वेपन्स के एलिमिनेशन की मांग को दोहराया था, ऑप्टिमिज्म आया था, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक प्रकार से जिस प्रकार से ये हिंट भी दे दिया कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है यूएस, या फिर दूसरी बातें भी कहीं, इससे एक प्रकार से धक्का पहुंचा इस मुहिम को, न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करने की जो मुहिम थी। बाद में बात आती है कि देखिए जो किसिंजर और जो ये माने हुए एक्सपर्ट्स हैं, फॉरेन डिप्लोमेट्स फॉर्मर भी हैं ये किसिंजर, तो ये एक प्रकार से किसिंजर हैं, वो
एडवाइज़र थे यूएस के प्रेसिडेंट के उस टाइम में, निक्सन थे ना प्रेसिडेंट 1971 में। तो ये कहते हैं कि देखिए जो जॉर्ज शूल्ट्ज़, विलियम पेरी और ये जो मेन एक्सपर्ट्स थे, इन्होंने भी एक प्रकार से न्यूक्लियर वेपन्स को फ्री, वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन से फ्री बनाया जाए इस तरफ में कदम उठाए, लेकिन जो ये उम्मीदें थी वो धूमिल हो गई और यूएन की जो भी मशीनरी थी उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, इल्यूजन निकला वो सारी जो मांगे थी ग्राउंड जीरो और वो ओबामा की स्पीच थी। अब फिर से एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है यूएन के द्वारा में। ये तो थोड़ा टाइमलाइन पुरानी चीज़ें डिस्कस करी। फिर एनपीटी की देख लीजिए, थोड़ा सा बेसिक सही है। एनपीटी देखिए 1968 में साइन की गई थी और इसमें यह कहा गया था कि जिन लोगों ने ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण कर लिया है, यानी उस टाइम पे यानी P5 कंट्रीज़ थे, P5 कंट्रीज़ में वो सारे आते थे, यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस और चाइना, वो तो ठीक है, लेकिन उनके अलावा कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स को अब नहीं बना सकता और कोशिश नहीं करेगा। इस प्रकार की ये ट्रीटी थी 1968 में आई थी, लेकिन कई देशों ने ये ट्रीटी नहीं साइन की थी, जैसे इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, और इन सब देशों ने तो अब न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण कर ही लिया है। और 3 प्रिंसिपल्स थे एनपीटी के जो ट्रीटी हुई थी 1968 में। पहला था नॉन प्रोलिफरेशन, यानी कोई देश न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं करेगा, यानी न्यूक्लियर वेपन्स को एक्वायर करने की कोशिश भी नहीं करेगा। दूसरा है डिसआर्मामेंट का प्रिंसिपल, यानी जिन देशों के पास में ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो अपने वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दें, यानी डिसआर्मामेंट हो जाए, इस तरह भी कदम उठाए जाएंगे। तीसरा था राइट टू पीसफुल यूज़, यानी जिन देशों ने एनपीटी साइन की है उनको न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यह अधिकार होगा कि वो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, न्यूक्लियर जो फ्यूल है उसका यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तीसरा प्रिंसिपल था। ये कहते हैं कि देखिए पहला जो प्रिंसिपल था नॉन प्रोलिफरेशन, उस पर तो देखिए ध्यान देना आजकल बंद कर दिया है सभी देशों ने, इवन यूएन ने भी। लेकिन जो दूसरा प्रिंसिपल है डिसआर्मामेंट है, उस पर आजकल फोकस किया जा रहा है ज़्यादा ही। यहाँ पे देखिए पहला जो प्रिंसिपल था नॉन प्रोलिफरेशन का, इस पे तो फोकस किया नहीं जा रहा ज़्यादा, लेकिन दूसरे प्रिंसिपल पे फोकस किया जा रहा है, जबकि पहले प्रिंसिपल पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे देश हैं जो प्रोलिफरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देख लीजिए। फिर ये कहते हैं कि देखिए यूएन कॉन्फ्रेंस में 20 साल बाद ऐसा हुआ कि जो देखिए 20 साल बाद है कि कोई ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और कुछ देशों ने तो इसमें पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया। जैसे यूएस ने कहा कि कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है, इंडिया ने भी इसका विरोध कर दिया। इंडिया ने कहा कि देखिए कोई फ़ायदा नहीं होगा इससे, और इंडिया ने एक दूसरे मुद्दे पर ध्यान देने को कहा। इंडिया ने कहा कि ये कॉन्फ्रेंस आयोजित होनी चाहिए, डिसआर्मामेंट ऑन ए कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर वेपन्स एंड कन्वेंशन, और इसमें प्रोहिबिशन की बजाय वेरिफिकेशन भी होगा। तो इंडिया ने एक प्रकार से यह डिमांड करी कि वेरिफिकेशन भी होना चाहिए। तो उसके बाद में ये आता है कि देखिए न्यूक्लियर एनर्जी की बात की जाए तो IAEA है, वो भी एक प्रकार से उन्होंने ठीक से काम नहीं किया। पीसफुल पर्पज़ के लिए भी आजकल कोई ज़्यादा देश यूज़ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ चाइना, इंडिया, रशिया यही देश आगे बढ़ रहे हैं। और इंडिया में भी तो देखिए आंध्र प्रदेश में 6 रिएक्टर्स का निर्माण होना था, हो नहीं पाया। 2 कारण हैं, एक तो इंडिया का लाइबिलिटी ला रिस्पॉन्सिबल है, दूसरा वेस्टिंग हाउस जो है वो बैंकरप्ट हो गई, हमने न्यूज़ डिस्कस करी थी, वो भी रिस्पॉन्सिबल है। वे फॉरवर्ड में यही आता है कि देखिए ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस ना हो, जो कोल यूज़ होती है, कोल से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसलिए जो दूसरे देश हैं वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन अब तो ट्रंप ने साफ साफ धमकी दे दी है कि न्यूक्लियर जो एमिशंस होता है ग्रीन हाउस गैसेस का, ये कुछ नहीं होता। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर तो सिर्फ एक प्रकार से हाइप क्रिएट किया जा रहा है इंडिया और चाइना जैसे देशों के खिलाफ में, ताकि अमेरिका की तरक्की को रोका जा सके। तो इस प्रकार से अब संभावना व्यक्त की जा रही है कि ट्रंप जो है वो पेरिस क्लाइमेट चेंज के एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करेंगे। तो अब अगर देखिए मान लीजिए यूएस इस एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करता है, तो बाकी देश हैं वो भी फॉलो नहीं करेंगे, तो वो भी कोल से एनर्जी पैदा करने लगेंगे, तो वो वैसे ही फिर न्यूक्लियर एनर्जी का एक प्रकार से यूज़ है वो ऑब्सलीट हो जाएगा। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू।